नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नई यूनिट के साथ आपके बीच में आए हैं और आज के जो हमारी यूनिट का नाम है वह है बजट। बजट किसी भी राष्ट्र में सरकार के आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का एक वित्तीय विवरण होता है। एक ब्लूप्रिंट होता है एक्सपेंडिचर्स का और रेवेन्यूज जो रिसीव्ड होते हैं सरकार को उनका। और ये मुख्य तौर पर लेजिस्लेचर के समक्ष फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेचर प्रस्तुत किया जाता है। वैसे कहे तो बजट जो है यूपीएससी का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, और पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बजट एक चैप्टर के रूप में है जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम बजट के सभी आयामों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बजट की प्रक्रिया क्या होती है, बजट कैसे काम करता है। बजट इज द गवर्नमेंटल ब्लूप्रिंट ऑन एक्सपेंडिचर टैक्सेस इट प्लान टू लेवी एंड अदर ट्रांजेक्शंस विच अफेक्ट द इकोनॉमी एंड लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। आप बताइए कि आपके पास आपकी इनकम मान लीजिए, सपोर्ट करिए 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये में आपको ये पता है कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा और आपको जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर और ये प्राप्तियों के बीच में आप जो एक समायोजन, एक बैलेंस बनाते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द बजट। और ये सरकार किसी भी गवर्नमेंट के समक्ष एक ब्लूप्रिंट के रूप में ऐसे काम करता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, द गवर्नमेंट नोज अबाउट दैट व्हाट आर द मेजर रिसीविंग रेवेन्यूज एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर will be in debt. So the budget is the process of the government to making balance between the expenditure and revenues. According to Article 112 of the Indian Constitution, the union budget of a year is referred to an annual financial statement. आपको पता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है, आप फरवरी से ही आपको पता है फरवरी में बजट पेश होता है, पहले मार्च में होता था। तो बजट का जो प्रोसीजर है वह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अंडर द आर्टिकल 112 में मिलेगा। और अंडर द आर्टिकल 112 में ये द प्रोसीजर्स एंड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफेर्ड द यूनियन बजट through the constitutional provisions. The budget division of the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry is the nodal body responsible for preparing the budget. आपको पता है कि जब बजट बनाते हैं या बजट तैयार होता है तो कुछ ऑफिसर्स को बंद कर दिया जाता है कमरे में, और ताकि कोई भी सूचना लीक ना हो वह पेश होने से पहले। तो ये बजट के एक सामान्य भाषा में, एक सामान्य प्रक्रिया में अगर हम बजट को समझते हैं तो बजट इस प्रकार से हमारे समक्ष हमें देखने को मिलता है। अगर हिंदी में मैं आप लोगों को लिखवाऊं तो आप लिख सकते हो हेडिंग डालकर, इंट्रोडक्शन। बजट लिखिए, बजट किसी भी राष्ट्र में, या ऐसे लिखिए, किसी भी राष्ट्र में बजट सरकार के आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का एक वित्तीय विवरण होता है जिसे अग्रिम रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे अग्रिम रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप सपोज कीजिए कि आपने अपना बजट बना लिया, आपका एक्सपेंडिचर और आपका रेवेन्यू।
अब आपने रखा कि मान लीजिए आप सरकार हो, गवर्नमेंट हो, और आपने बना लिया ये 2022-23 का बजट। तो जब आपने ये काका तैयार कर लिया, उसके बाद में आप इसको विधायिका लेजिस्लेचर के समक्ष ले जाओगे। लेजिस्लेचर मतलब हमारी संसद, और राज्यों में हम इसको विधानसभा बोलते हैं, पार्लियामेंट के समक्ष। और फिर पार्लियामेंट इसको प्रोसीजर करेंगे। दैट इज द साइकिल ऑफ द बजट प्रोसेस। वी विल continue with that particular concept, but the issue is the budget became legalized या get authenticity after the passing या approved by the parliament। तो यहां पर हमने देखा बजट क्या होता है, और इस प्रक्रिया को हमें समझने का यहां पर प्रयास किया। यहां पर आप एक हेडलाइन डाल सकते हो कि व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ द बजट। व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ बजट। बजट की भूमिका क्या है, या एक राष्ट्र के लिए बजट कौन सी भूमिकाओं का संपादन करता है, परफॉर्म करता है। तो अगर हम रोल ऑफ बजट की बात करें तो पहला पॉइंट, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार अगर संसद में पूरे बजट का खाका रख रही है, प्रारूप रख रही है, तो पार्लियामेंट में तो सारी पार्टियों के सांसद हैं, ऑल पार्टीज मेंबर्स हैं, तो वह उनके कंट्रोल में रहते हैं। वो पूछेंगे सवाल कि कहाँ गया ये पैसा, और अगर बजट का प्रोसेस ही नहीं है तो कितना घाटा, कितना नुकसान सरकारों को जनता के टैक्स से उठाना, टैक्स के पैसों को बर्बाद करने में लगाएगी। तो ये एक वित्तीय नियंत्रण होता है, क्योंकि जब सरकार कोई भी खर्चा करेगी तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से आउट नहीं जाएगी, और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही वह सरकार उसको देखने का प्रयास करेगी। तो हम देख सकते हैं कि मोदी जी की जो सरकार है, बजट जितना भी एलोकेशंस होगा, वो एलोकेशंस इसी प्रकार से होगा कि वह जो अप्रूव जो बजट हुआ है उसके अंदर वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। रोल ऑफ बजट क्या है? पहला तो है कि एग्जीक्यूटिव पर फाइनेंशियल कंट्रोल लगा लेते हैं। दूसरा, नियोजन को लागू करना, इम्प्लीमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लान क्या है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है। अब इसके लिए 1500 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब बजट एलोकेशन होगा उस योजना के नाम पर, तभी तो वह नियोजन, जब तो प्लान इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा, तभी तो उसका आउटकम आ पाएगा। तो एक ये है कि नियोजन को लागू करने में भी बजट काम करता है। थर्ड, there are many expenditures in one financial years. So in the budget there is the collation, there is the corporations, all the expenditures. That means we can say that is the better management through the budget. अब एक फाइनेंशियल ईयर में कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो उन चीजों में भी बेहतर प्रबंधन इसके माध्यम से हो जाता है। और क्या रोल हो सकता है बजट का? क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ आर सिक्योर थ्रू द बजट प्रोसेस। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी यहां पर आ जाएगी।
और क्या हो सकता है? सोशल जस्टिस। भाई बजट के माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हो ना सोशल जस्टिस के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं और हाउ मेनी स्कीम्स गॉट फाइनेंशियल एड। तो डेट इज क्लेरिफाइड एज ए सोशल जस्टिस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है। तो बजट का रोल यही होता है कि बेसिकली ड्यूर द कंट्रोल ऑफ टू द एग्जीक्यूटिव, implement to the planning of the government, to make a better management to all expenditures and revenues, and the transparency and the accountability of the government, and also to secure the social justice process to from with the process of allocation of budget. So that is the budget, that is the role of budget, and it has a broad role in the any democratic country. और ऐसी बात नहीं है मित्रों कि ये केवल किसी भी घर या किसी सरकार के लिए ही होता है। एक घर में भी बजट बनता है, एक घर में भी बजट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसके आयामों को देखा जाता है। तो यहां पर आपने ये देखा कि बजट क्या होता है, बजट का रोल कैसे होना चाहिए और बजट की प्रक्रियाएं क्या है। But there are some theories of the formulation of budget. First, बजट को संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बजट। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन अभी हम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखें कि कौन से, पहला कि संतुलित होना चाहिए बजट, बैलेंसिंग होना चाहिए। कैसे संतुलित होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि आपको प्राप्तियां जो हैं या आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो केवल 10,000 मिल रहा है और आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 10 लाख है। यानी ये जो डेफिसिट यहां पर नहीं होना चाहिए बजट में, क्योंकि डेट इज द डेंजरस डेफिसिट। और ये नहीं होगा तो ये द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो द इकोनॉमी। लेट्स मेक ए अनकंडीशनल सिचुएशंस। that is one example. When we talk about the deficit, what is the deficit? If budget in the deficit, that means सरकार के अनुमानित खर्चे प्राप्तियों की तुलना में अधिक हैं। यानी खर्चे 10 लाख हैं, प्राप्तियां 10,000 हैं, तो एक्सपेंडिचर मोर देन फ्रॉम द रेवेन्यूज, रिसीव्ड रेवेन्यूज, that means there is the deficit, financial deficit. Or in that particular situations the government take money from the market, or we also know that system as the deficit finance. मित्रों ये एक प्रक्रिया है जब सरकारें अधिक अनुमानित खर्च कर देती हैं थ्रू द पॉपुलर स्कीम्स एंड द मेनी ऑफ अदर पॉलिटिकल विल्स। बट डेट इज द प्रॉब्लम इज कि भाई आपके पास पैसा ही नहीं है, आप अनाउंस करते जा रहे हैं।
पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, यहाँ का जल बोर्ड हमेशा प्रॉफिट में रहता था, आज घाटे में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बजट के डेफिसिट का जो ये प्रोसीजर है, ये सरकारों के परफॉर्मेंस को समाप्त करता है, सरकारों के परफॉर्मेंस को कमजोर बनाने का काम करता है। और जब ये प्रक्रिया और ज्यादा खतरनाक जब हो गई मित्रों, जब 1991 में हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। अब तो हमने खुले छोड़ दिए मार्केट को, और वैसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सरकारी जो मैनेजमेंट था वह डिसेंट्रलाइज हो गया, और उस चक्कर में उस परिस्थितियों में सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो गई। तो हमने यहां पर एक डेफिसिट देखा, और दूसरा होता है सरप्लस। डेफिसिट तो मतलब होता है कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाना, और सरप्लस में सामान्य तौर पर यह बजट सरप्लस क्या होता है कि सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं वो खर्चे की तुलना में अधिक हो जाए, यानी ये 10 लाख हो जाए और ये 10,000 हो जाए, यानी प्राप्तियां ज्यादा हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये ठीक होना चाहिए, फिर तो प्राप्तियां ज्यादा हो गई, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे और खर्चे कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, और जिसके चलते हम देख सकते हैं कि जो ये डिप्रेशन आता है, मंदी आती है, वो मंदी की परिस्थितियां पैदा हो सकती है। तो यहां पर हमने एक प्रक्रिया को ये देखने का प्रयास किया कि बजट क्या होता है, बजट का कैसा होना चाहिए, बजट की रोल क्या होना चाहिए, बजट की भूमिका क्या होनी चाहिए, और इनके माध्यम से आपने इनको समझने का भी प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट। हम पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ से इन चीज़ों को देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल साइंस के विषय के तौर पर, क्योंकि इकोनॉमिक के विषय पे बजट को देखेंगे तो देयर द मेनी टर्म्स जिसको हमें समझना होगा, ऑडिट, मेनी ऑफ अकाउंटिंग, मेनी ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। The important features of the budget have been outlined by the various scholars in the following form. The budget relates to a fixed period of a time which can be of short, medium and long term. एक फिक्स पीरियड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर से, और उस फिक्स पीरियड में एक सिचुएशन इनको डील किया जाता है। Budget is an important tool for the administration which carries out planning and control functioning in highly effective manners. एक महत्वपूर्ण टूल होता है। इसे अब मान लीजिए कि किसी भी सरकार के पास, सरकार को पता है कि उनके पास कितने पैसे आने वाले हैं, सरकार को पता है कि उन पैसों का स्वरूप क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसीविंग्स, और उससे क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, यू अंडरस्टूड थ्रू दैट पर्टिकुलर कंसेप्चुअल क्लियरिटी, तो वह सरकार उसी तरह काम करेगी। थर्ड, बजट इज अ टूल ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। अब हमें पता चल गया हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, वी कैन बी प्लानिंग। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप प्लान कर सकते हो कि यू कैन टेक 1 हाउस, यू कैन टेक ए 4-व्हीलर गाड़ी, 4-व्हीलर कार, और यही उस प्रक्रिया को ले भी जाता है। तो अगर आपके पास बजट मान लीजिए 2 करोड़ रुपए हैं, तो यू कैन फॉलो द फॉर्मूला ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। 5 डिजिट सैलरी, इफ यू गॉट 5 डिजिट सैलरी, 4-व्हीलर कार, 3 BHK होम, 2 kids and 1 wife. So you make a budget in the 1 year in the 2 crore, that means you make balance in the all of forms. So budget is the predeterminate objective and goal of the government, because the government make a clear guideline, clear makeup
and clear make a mindset to that how they achieve the goal of social justice and how they make empower to the country through the social welfare schemes, through the infrastructure development, through the better facilities provide to the peoples. Fourth, comparative study of predetermined objective and actual performance. अभी हम देखेंगे कि बजट के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर हम इसे देखते हैं, दिस इज द बजट इज द मेजर्स इन विच पॉजिटिव डिविएशंस आर एक्सेप्टेड एंड नेगेटिव डिविएशन आर नेग्लेक्टेड. अब आपको पता चल जाता है कि भैया हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, हमें ये चीज़ें पॉजिटिव हमारे साथ हो सकती हैं, ये इनके नेगेटिव इफेक्ट हैं, तो यू कैन मेक ए माइंड सेट विद क्लियरिटी एंड यू कैन आल्सो टेकन ए ऑब्जेक्टिव थ्रू दैट पर्टिकुलर बजट, बिकॉज अब आपको पता है कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. फोर्थ है, दिस इज ए फ्यूचर एक्शन प्लान. यू मेक ए फ्यूचर एक्शन प्लान. एफर्ट्स आर मेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कोऑर्डिनेशन कर लेते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप मांग लेते. मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय जो है, सब मंत्रालयों से मांग लेता है, बताइए आपको कितना खर्चा चाहिए, क्या चाहिए. और अंडर दिस फोरकास्ट आर सेट ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. तो इससे सारी की सारी ये प्रक्रियाएं हो जाती है. डेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट. रोल ऑफ बजट हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट हमने देखा. हम पीछे वाली स्लाइड पर वापस आते हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखो अगर हम गवर्नमेंट बजटिंग की बात करें तो इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं. पहला लाइन आइटम बजट, दूसरा प्रोग्राम बजट, थर्ड परफॉर्मेंस बजट, जो हमने ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है. जीरो बेस बजट. और एक अभी और चल रहा है जिसको भी हम देखेंगे अभी, जेंडर बजट. देयर इज द 5 टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बजट. अब हम एक एक करके देखते हैं. लाइन आइटम बजट, इट्स अ वेरी इजी फॉर्म ऑफ द बजट. और इसके अंदर ये हो जाता है कि आने वाले वर्ष के जो खर्चे होंगे उनका जब आप अनुमान लगाओगे तो उसका जो आधार होगा वो पिछला वर्ष होगा. That is the historical perspective of the budget. परंपरावादी बजट या हम कहेंगे ट्रेडिशनल बजट क्या था. ट्रेडिशनल बजट में भी यही होता था कि भाई पिछले साल को बेस मानकर अब हम आगे क्या हमारा होना चाहिए प्लान. तो लाइन आइटम बजट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बजट. क्योंकि लाइन आइटम बजट हम देखते हैं कि इससे वो प्रक्रियाएं उसी प्रक्रियाओं, मान लीजिए कि आपका ये खर्चा था 2020 का, जो भी आपने लिख रखा है, 2021 शुरू हो गया, तो आप यहाँ लाइन खींच देंगे, यहाँ से शुरू हो जाओगे. फिर ये आपका चल रहा है, फिर आप यहाँ लाइन खींच देंगे, 2022 शुरू हो जाएंगे. तो ये लाइन आइटम बजट है. और इसके अंदर अलग अलग विवरण दिखाया जाता है कि अच्छा रेल मंत्रालय में कितना खर्चा हुआ, स्पोर्ट मिनिस्ट्री में कितना खर्चा हुआ, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में कितना खर्चा हुआ, पावर मिनिस्ट्री में कितना खर्चा हुआ. ऑल द मिनिस्ट्रीज डिटरमाइंड थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. और ये इसलिए क्योंकि ऑल जो मंत्रालय वो लाइन एजेंसी कहलाते हैं, इसलिए इसको लाइन आइटम बजट हम कहते हैं. इसके अंदर एक और होता है कि जो सारे खर्चे होते हैं उसका एक कंसोलिडेट फॉर्म दिखाया जाता है, समग्र रूप. इस कारण से अब उन खर्चों का जो सब डिवीजन होता है, जैसे कि मान लीजिए खर्चा हुआ स्पोर्ट मिनिस्ट्री में 10 लाख करोड़ रुपए,
तो वो दिखा देंगे ये हुआ, लेकिन अब कहाँ कितना खर्चा हुआ है इसमें नहीं दिखाया जाता। अर्थात इसमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन से मंत्रालय में किस अलग अलग मदों पर कितना खर्चा करेगा, उसकी जवाबदेही। इसका एक कारण, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है कि इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन पाती है, जवाबदेही नहीं बन पाती है। तो ये लाइन आइटम बजट है जो प्रोसेस से चलता है, और उसमें ये सामान्य तौर पर समग्र रूप में दिखाया जाता है, सब डिवीजन नहीं हो सकता। इसमें कुछ लाइनें लिख लीजिए आप लोग हिंदी में। लाइन आइटम बजटिंग हेडिंग डालिए, लिखिए। ये बजटिंग का सर्वाधिक सरल रूप है। इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाते समय पिछले वर्ष के खर्चों को आधार बनाया जाता है। आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाने के लिए पिछले वर्ष के खर्चों को आधार बनाया जाता है। यही कारण है कि हम इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं या ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। यही कारण है कि हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस बजटिंग में आगे लिखिए, इस बजटिंग में खर्चे मंत्रालय अनुसार दिखाए जाते हैं। इस बजटिंग में खर्चे मंत्रालय अनुसार दिखाए जाते हैं, चूंकि मंत्रालय लाइन एजेंसी कहलाते हैं। चूंकि मंत्रालय लाइन एजेंसी कहलाते हैं, इस कारण लाइन एजेंसी कहलाते हैं। देखिए अलग अलग, इस कारण से इस बजटिंग को लाइन आइटम बजटिंग भी कहते हैं। इस कारण से इस बजटिंग को लाइन आइटम बजटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बजटिंग कर ली। दूसरा क्या था, लाइन आइटम हमने कर ली, तो हम जिसको लाइन आइटम को कर लिया तो उसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड है प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रोग्राम बजटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद आगे इसको समझाते हैं। लिखिए, इस बजटिंग में मंत्रालयों द्वारा खर्चों को इस बजटिंग में मंत्रालयों द्वारा खर्चों को समग्र रूप में नहीं दिखाया जाता है। मंत्रालयों द्वारा खर्चों को समग्र रूप में नहीं दिखाया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं। अपनी अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग लागत बजट, कॉस्ट बजट बनाते हैं, जिसको एक प्रकार से मिनी बजट भी कहा जाता है। अब देखो, लाइन आइटम बजट में क्या था, सब डिवीजन नहीं था। इसके अंदर क्या हो रहा है, समग्र रूप से नहीं दिखाया जाएगा। भाई इतना बजट हो गया ये रेल मंत्रालय का, ऐसा नहीं है। अच्छा, रेल मंत्रालय ने कितना न्यू रेल में लगाया, कितना पटरी को सही करने में लगाया, अलग अलग मदें यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिससे क्या होता है कि ये पता चल जाएगा। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय ने लिया, शिक्षा मंत्रालय को मिला है 200 करोड़ रुपए। कितनी न्यू यूनिवर्सिटीज खोली, न्यू स्कूल्स खोली, न्यू कॉम्प्लेक्स खोले,
कॉन्फ्रेंसेस कितने हुए, कितना फाइनेंस स्कूल्स को प्रोवाइड कराया, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। और इसको अलग अलग दिखाने का एक फायदा क्या होगा कि एक बेहतर पार्लियामेंट्री कंट्रोल आ जाएगा। आप पूछ लेंगे कि अच्छा ये न्यू स्कूल खुली है, आप बताएंगे कहाँ खुली है, तो बताएंगे कि दिल्ली में खुली है। और दिल्ली में कहाँ खुली है, तो बताएंगे कि अशोक विहार में खुली है। अब अशोक विहार में कोई सांसद जाके देखा, वहाँ तो कोई स्कूल नहीं खुली है। तो दे आस्क्ड 2 क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट, और वो सरकार से जवाब चाहेंगे। तो इसमें एक बेटर पार्लियामेंट्री कंट्रोल इसके अंदर सरकारों पर हो जाता है। लेकिन इसमें एक कमी हमें जो इसमें देखने को मिली है कि अलग अलग दिखा रखे हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस पर कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़े से डीले हैं। तो हमने देख लिया, लाइन आइटम देख लिया, प्रोग्राम देख लिया। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस बजट पे। परफॉर्मेंस बजट हम मिटा देते हैं इसको। जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपके सामने, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, हाउ इज इट एन इम्प्रूवमेंट ऑन ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग। ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग से कैसे अलग हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लिख लिए, लिखिए। इस बजटिंग में प्रोग्राम बजटिंग के गुण रहते हैं, प्रोग्राम बजटिंग के गुण रहते हैं। वह इसमें अतिरिक्त निष्पादन जोड़ दिया जाता है। सब डिविजन्स बताते हैं कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कौन से विभाग में ये, और उसके अंदर परफॉर्मेंस भी ऐड कर देंगे तो वो समझ आता है परफॉर्मेंस बजट। ठीक है। प्रोग्राम बजटिंग में क्या हुआ था कि प्रोग्राम डिवाइड कर दिया, चाहे इसमें इतना 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 इतना, और उसके बाद में उसमें निष्पादन नहीं था, लेकिन इसमें निष्पादन भी आ जाएगा। इसमें लिखिए, प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभागों को अपने खर्चों को विशेष उद्देश्यों के साथ जोड़ना पड़ता है। अच्छा, मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री आयुष्मान भारत स्कीम लागू कर रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है, सोशल जस्टिस और हेल्थ सिक्योरिटी। उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, एक तुमने देख लिया, एक और उदाहरण देखिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बजटिंग के अंदर क्या बताएगा। अगर ग्रामीण विकास, तो वो बताएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए मांगे जाने वाली खर्च की एक राशि से कितने घर बनाएगा। यानी कि उसको 10 लाख मिले, 10 लाख करोड़ रुपए मिले, तो वो बताएगा कितने घरों उनसे वो बना देगा। यानी कि आपको जो मददें मिल रही हैं सब डिविजन्स के तौर पर ग्रामीण विकास के लिए, तो ग्रामीण विकास में भी आप प्रधानमंत्री आवास के कितने घर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का एक मानक इसके अंदर जुड़ गया। और वो मानक ये तय कर रहा है कि भैया आप बताइए कितने घर आप इससे बनोगे। इससे सरकार के पास भी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए एक आधार मिल जाता है। इस प्रकार लिखिए इसमें, इस प्रकार इस बजटिंग में खर्चों को उद्देश्यों के आधार पर उचित ठहराया जाता है। इस प्रकार इस बजटिंग में खर्चों को उद्देश्यों के आधार पर उचित ठहराया जाता है। इस बजटिंग में इस विचार को ध्यान में रखा जाता है कि, आगे लिखिए, इस बजटिंग में इस विचार को ध्यान में रखा जाता है कि केवल खर्च करने से ही काम नहीं चलेगा, केवल खर्च करने से ही काम नहीं चलेगा, यह भी देखना होगा कि खर्च का परिणाम क्या होगा।
केवल खर्च करने से ही काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि खर्च का परिणाम क्या होगा। आपने खर्च कर दिए 10 लाख रुपए और वहाँ आउटकम आ रहा है 0, तो ये नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस बजट कह रहा है आप पैसे लीजिए, पैसे सरकार से लीजिए, बट यू आल्सो मस्ट गिव अ परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस को आधार माना जाता है। आगे लिखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। इस बजटिंग में खर्चों को नियोजन की अवस्था में ही कम किया जा सकता है। जब प्लान किया जा रहा है उसी वक्त खर्चों को कम किया जा सकता है, एलोकेशन के बाद नहीं हो सकते। और ये सामान्य तौर पर सरकार के प्रदर्शन को भी स्पष्ट करने में काम आती है। ये सरकार के प्रदर्शन को भी स्पष्ट करने में काम आती है। आगे लिखिए, थोड़ी सी आलोचना भी तो होनी चाहिए ना। इस बजटिंग की मुख्य कमी यह है कि इसे गुणात्मक क्षेत्रों में लागू करने में कठिनाई होती है। गुणात्मकता का मतलब है कि आप जैसे कि कोई स्कीम आई, आयुष्मान भारत योजना आई, तो आयुष्मान भारत योजना का जीवन स्तर पर क्या सुधार पड़ा, गुणात्मकता ये है ना, यही गुणात्मकता कहेंगे ना। तो इससे गुणात्मक क्षेत्रों में लागू करने में कठिनाई होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिणामों को मापना कठिन होता है। अब भाई मान लीजिए कि कोई आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो ये तो बता देंगे कितने मरीज थे, लेकिन आपकी जो इच्छा है, आपको जो खुशी हुई, उसको कौन बताएगा। तो परिणामों को मापना कठिन होता है। गुणात्मक क्षेत्रों में इसको लागू करने में कठिनाइयां देखने को मिलती है। तो यहां तक आपने ये देखा कि निष्पादन बजट व्यवस्था क्या होती है। एक छोटा सा नोट डालकर लिख लीजिए कि वर्ष 2005-06 में, लिखिए वर्ष 2005-06 में भारत में लागू की गई आउटकम बजटिंग इस बजटिंग से समानता रखती है। भारत में लागू की गई आउटकम बजटिंग इस बजटिंग से समानता रखती है। आउटकम बजटिंग इस बजटिंग से समानता रखती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिर आएगा कि सर ये आउटकमिंग बजटिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आउटकम बजटिंग एक बात याद रखना कि आउटकम बजटिंग के अंतर्गत सभी विभागों और मंत्रालयों को अपने अधीन संचालित होने वाली सभी सरकारी योजनाओं के बारे में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, आउटले, दूसरा आउटपुट और तीसरा आउटकम। आउटले मतलब खर्चों का अनुमानित स्तर, आउटपुट मतलब भौतिक परिणाम, और आउटकम मतलब गुणात्मक परिणाम। आउटले, आउटपुट और आउटकम। एक उदाहरण देखते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2022-23 के लिए आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में हम देखते हैं। आउटले
आउटपुट, आउटकम, 3 स्तर उन्होंने बता दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए इन्होंने कर दिए आउटले, अनुमानित खर्चों का स्तर। आउटपुट क्या है? 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना। और आउटकम क्या आएगा? वंचनाओं को कम करना, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो क्या हुआ मित्रों कि 2017-18 में भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस बजटिंग से जोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें क्लियरिटी आ जाती है कितना हुआ, उसका आउटपुट क्या मिला, उसका आउटकम क्या आया। तो आउटकम मतलब गुणात्मक परिणाम, जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में उसके सुधार हुए हो। आउटपुट मतलब कि कितना रिजल्ट उसका दिखा, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बता दोगे निष्पादक बजट क्या है, व्यवस्था क्या है। तो आप इसमें परफॉर्मेंस बजट के बारे में बता देना कि इसके अंदर परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाता है, और ये पूर्ण रूप से प्रोग्राम बजटिंग के समान, ये प्रोग्राम बजटिंग का वो बता देना। उसके बाद ये किस प्रकार लाइन आइटम बजटिंग से डिफरेंट है, तो बताना लाइन आइटम बजटिंग में वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर ही मदों को गिना जाता है, और किसी प्रकार के परफॉर्मेंस की वहाँ पर बात नहीं की जाती है, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों से आती है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब हमारा लास्ट बजट है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि आउटकम बजटिंग के अंदर किस प्रकार का एक स्पष्टता यहाँ पर देखने को मिली। 2017-18 के अंदर सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ आउटकम बजटिंग को एसोसिएट कर दिया गया। अगला बजट जो व्यवस्था हम यहाँ पर देखेंगे, जीरो बेस बजट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 2021 है और 2022 है। अब मान लीजिए 2023 मान लीजिए, अगर 2022 के खर्चों का अनुमान लगाएंगे तो 2021 के जो खर्चे हैं उनको जीरो मान लिया जाएगा, फिर यहाँ पर अनुमान लगाया जाएगा। वैसे 2023 का लगाया जाएगा तो 2022 के खर्चों को जीरो मान लिया जाएगा। एक लाइन इसमें लिखिए, थोड़ा सा जीरो बेस बजटिंग में लिखिए, इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाते समय, इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाते समय पिछले वर्ष के खर्चों को शून्य मान लिया जाता है। पिछले वर्ष के खर्चों को शून्य मान लिया जाता है। आगे लिखिए, इस बजटिंग में प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को नए सिरे से यह स्पष्ट करना पड़ता है, नए सिरे से ये स्पष्ट करना पड़ता है कि उसे किसी भी खर्च की आवश्यकता क्यों है, कि उसे किसी भी खर्च की आवश्यकता क्यों है। लिखिए आगे, इसके साथ ही विभागों व मंत्रालयों को यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि विभागों व मंत्रालयों को यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि विभागों व मंत्रालयों को यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि खर्च के अलग अलग स्तर, खर्च के अलग अलग
किस प्रकार सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जीरो बेस पर हैं, जीरो बेस बजट हैं। अलग अलग आइटम्स को आपको पुराने आधार को ख़त्म करके नए सिरे से यहाँ पर बताना पड़ता है, तो इसको हम जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। लास्ट हमारा बजटिंग आज का यही है, जेंडर बजटिंग पे हम आ जाते हैं। जेंडर बजटिंग हमारा आज का लास्ट बजटिंग है, जेंडर बजटिंग। इसको हम मिटा देते हैं, फिर जेंडर बजटिंग को हम देख लेते हैं। उसके बाद साइकिल देखते हैं और फिर हमारी क्लास समाप्ति की तरफ बढ़ेगी। जेंडर बजटिंग, मित्रों देखो, सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ था और 2005-06 में इसको भारत में लागू किया गया। ये कोई उत्तरदायित्व को या जवाबदेहिता को निर्धारित करने वाली अलग से कोई बजटिंग नहीं है। इसके अंदर सामान्य तौर पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है कि बजट का कितना हिस्सा या कितना प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से संबंधित है। यानी कि 10,000 करोड़ का बजट आपका है, तो बस जेंडर बजटिंग ये देखना चाह रही है कि इसमें से कितना 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितना खर्चा या कितना बजट महिलाओं से संबंधित है। इसे एक प्रकार से हम जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट भी कर सकते हैं। जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट कोई अलग से कोई ये नहीं, लेकिन जितना बजट हुआ उसमें यह देखना कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए कितना खर्चा यहाँ पर हुआ है। देखो, व्यवहारिक तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो कोई भी बजट जेंडर न्यूट्रल होता है। हम देखेंगे जेंडर न्यूट्रल बजट होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी भी बजट में किसी विशेष लिंग के आधार पर बनाया कर या उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि समाज के सभी लोग किसी बजट का समान रूप से फायदा उठा रहे हैं। और हमें यह भी समझना होगा कि बजट महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करता है। सामाजिक बाधाओं और अन्य कई कारणों से महिलाएं पुरुषों की तुलना में बजट का कम फायदा उठा पाती हैं। वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके ऊपर बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, सोशल कंजर्वेटिज्म के नाम पर लगा दिए जाते हैं, कभी किसके नाम पर लगा दिए जाते हैं। इस कारण से जेंडर बजटिंग की आवश्यकता पड़ी होगी, जो महिलाओं के निष्पादन परफॉर्मेंस को बेस्ट दिखाता है कि कितना खर्चा महिलाओं पर, कितना बजट महिलाओं पर करने की यहाँ पर बात हुई है। और विशेष रूप से भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ सामाजिक संरचना महिलाओं के विपक्ष में जाती है, क्योंकि सारी की सारी सोशल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इस संदर्भ में आप जेंडर बजटिंग के व्यवहार को समझ सकते हैं, जेंडर बजटिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जेंडर बजटिंग के उस आधार को समझ सकते हैं जिसके पीछे ये भावना छिपी है। क्योंकि मित्रों, अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं, समझते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो यू कैन फाइंड दैट द सोशल रेट ऑफ द रिटर्न इज वेरी लो। और वहां पर हम देखते हैं महिलाओं का वह चीज, इन्वॉल्वमेंट का वह स्तर बहुत कम देखा जाता है। IMF ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि यदि राष्ट्रों को या राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ा दिया जाए तो GDP अधिक तेज गति से बढ़ती है। यानी जो भी राष्ट्र महिलाओं की भूमिका को अधिक बढ़ा देगा वहाँ पर GDP तेज गति से बढ़ती है और उसका फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को होता है। तो कहीं ना कहीं जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्यों है, हमने इन सारे के सारे डिस्कशन या सारे के सारे आयाम के माध्यम से समझने का प्रयास किया। भारत में संसद के समक्ष प्रतिवर्ष जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है।
जिसके दो मुख्य भाग माने जाते हैं। पार्ट ए जिसमें 100% महिलाओं से जुड़े खर्चे, और पार्ट बी जिसमें कम से कम 30% महिलाओं से जुड़े खर्चे, यानी जेंडर बजट स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाया जा रहा है कितने खर्चे टोटल महिलाओं पर हो रहे, कितने महिलाओं के साथ साथ समाज के अन्य हिस्सों से भी हो रहे हैं। और अगर हम देखें कि 2021-22 के जेंडर यूनियन बजट में जेंडर बजटिंग का स्तर देखें तो वो 4.2% है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 2021-22 का जो बजट भारत का था उसमें से 4.2% खर्चा महिलाओं पर है। लेकिन एक चिंता यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि 2011 के बाद से लगातार भारत में जेंडर बजटिंग का स्तर गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसकी चिंता को भी हमें यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर बजट के सारे प्रतिरूपों को समझने का प्रयास किया और ये देखा कि किस प्रकार से लाइन आइटम बजटिंग, जीरो बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, इन सारे बजटिंग ने किसी न किसी रूप में किस प्रकार से व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया था। ये एक साइकिल ऑफ बजट है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि अब आप लोगों को कोई चीज़ छूटी होगी। लेकिन बजट का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ बजट पहले कोई भी मंत्रालय हम देखते हैं कि मान लीजिए कि वित्तीय मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के पास ये है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, तो वित्त मंत्रालय एक प्रिपरेशन करता है, सभी मंत्रालयों से मांगता है मदद, कितना खर्चा है, क्यों चाहिए, क्या आधार है। उसके बाद वित्त मंत्रालय इसको अप्रूवल दे देता है, प्रेजेंटेज कर देता है, अप्रूवल दे देता है। और अप्रूवल देने के बाद हम देखते हैं संसद या राज्य की विधानसभाओं में इसको पेश किया जाता है। उसके बाद में इसको एग्जीक्यूटिव किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और फिर पार्लियामेंट इसको कंट्रोल करती है। ये एक बजट का प्रोसीजर है, क्योंकि बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रोसीजर से गुजरती है। एग्जीक्यूटिव बजट पार्लियामेंट से पास होने के बाद वित्त मंत्रालय सबको सेक्शन करता है कि इतना खर्चा आपने मांगा था, हम इतना दे रहे हैं। कभी बराबर भी दे देता है, कभी कम भी दे देता है, क्योंकि बस देश की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार के खर्चों को व्यवस्थित किया जाता है। तो याद रखना कि बजट का जो प्रक्रिया हर फाइनेंस ईयर में होता है और वह वित्त मंत्रालय की संरचना या देखरेख में किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी आया था कुछ ही समय पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था। राइट ऐसे ऑन बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, भारत में बजट की प्रक्रियाएं क्या है। तो आपको इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है, बजट क्या होता है, बजट की भूमिका क्या है, रोल क्या है, भूमिका क्या है मैंने बताया है। उसके बाद बजट की प्रक्रिया क्या है, तो वही बताना है कि किस प्रकार से पहले बजट को रेखांकित किया जाता है, अप्रूवल मिलता है, एग्जीक्यूटिव होता है, कंट्रोल होता है। ये सारी प्रक्रियाएं आप जो हमने यहाँ पर अभी देखी वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि हमने बजट को बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, और इससे एक चीज़ यह स्पष्ट हो जाती है कि बजट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आए तो आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन यही आएगा, या तो आपको पूछ लेगा लाइन आइटम बजट पूछ लेगा, परफॉर्मेंस बजट पूछ लेगा, जीरो बेस बजट पूछ लेगा, या जेंडर बजट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जेंडर बजट को इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस भी किया है। तो आप इन सब को आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये आपका अहमियत पॉइंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच।